नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी, प्रिंसिपल डीपी प्रला कॉलेज, पुनः आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एविडेंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए। पिछली मुलाकात में मैंने आपसे साबित नहीं हुआ और ना साबित जैसे विषयों पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर साक्ष्य कितने प्रकार का होता है। आप धारा 3 का अध्ययन करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा की गई। एक मौखिक साक्ष्य, जो साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के कथन के रूप में करता है, और दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य, जो दस्तावेज के रूप में न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं। लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से जब अपन साक्ष्य विधि का समग्र अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के साक्ष्य के बारे में अध्ययन करना होता है, और एक प्रकार से धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है वो अपर्याप्त है, और आगे अध्ययन के लिए हमें और भी साक्ष्य के प्रकारों पर चर्चा करनी होगी। तो उसमें इसको हम इस तरह से कहते हैं कि प्रत्यक्ष साक्ष्य, जिसमें ये मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य आते हैं, और दूसरा है जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाता है। इसे आप अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे अप्रत्यक्ष साक्ष्य इनडायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखें कि प्रत्यक्ष साक्ष्य में क्या शामिल है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य के अंतर्गत एक तो मौखिक साक्ष्य है, क्योंकि वो न्यायालय के सामने साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के जुबान से जो बयान किया जाता है, जो बात बताई जाती है, जो गवाही दी जाती है, इसलिए उसको मौखिक साक्ष्य कहते हैं। मुंह से बोल करके वो प्रकरण के संबंध में साक्ष्य देता है, कथन करता है, न्यायालय के सामने सशरीर प्रत्यक्ष उपस्थित होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, जो दस्तावेज होते हैं, जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, उन्हें भी प्रत्यक्ष साक्ष्य की कैटेगरी में कोटि में रखा गया है। अब यहाँ पर दस्तावेज का जो अर्थ है वो सिर्फ किसी कागज पे लिखी हुई इबारत, कोई प्रिंटेड मटेरियल या कोई बिल्कुल तकनीकी आधार पर तैयार किया गया प्रपत्र ही शामिल नहीं है, बल्कि किसी भी वस्तु पर यदि कोई चिन्ह, कोई लिपि, कोई निशान, कोई चित्रांकन, कोई कार्टून या कोई भी प्रकार का कुछ संकेताक्षर भी लिखा गया है जिसका कोई अर्थ निकलता है और जो किसी प्रकरण में सुसंगत है, काम आ सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम दस्तावेजी साक्ष्य के भीतर शामिल करते हैं। शिलालेख, किसी पेड़ पर या किसी और वस्तु पर किसी विशिष्ट प्रकार की लिपि या किसी विशिष्ट प्रकार की शैली में बनाया गया, लिखा गया, उकेरा गया कोई शब्द, कोई आकृति, ये सारी चीज़ें दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आती। अब ये दस्तावेजी साक्ष्य में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद आप पाएंगे कि जितने कंप्यूटर से संबंधित जो किसी विषय वस्तु को संग्रहित करने के डिवाइसेस के रूप में हमारे सामने आए हैं, जिसमें के सीडीज, पेन ड्राइव और भी नाना प्रकार के जो डिवाइसेस हैं जिसमें आप किसी विषय सामग्री को, किसी चित्र को, किसी भी प्रकार की इबारत को जब आप संग्रहित करके रख लेते हैं और उसे बाद में जब आवश्यकता अनुसार उसको आप प्रस्तुत कर देते हैं, ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज माने जाते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत इनकी विस्तृत परिभाषा दी गई है, और इन्हें धारा 3 के अंतर्गत जो दस्तावेज शब्द है उस दस्तावेज के शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को शामिल किया गया है। अब इन दोनों की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करें, इसके बाद अपन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर चर्चा करेंगे। हमने पहले बताया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य शामिल है। तो मौखिक साक्ष्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मौखिक साक्ष्य को कैसा होना चाहिए,
उसमें कहा गया है कि जो साक्षी के रूप में जो व्यक्ति उपस्थित होता है, यदि उसने अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किसी तथ्य का बोध किया है, अपने ज्ञान इंद्रियों का, दूसरे की ज्ञान इंद्रियों का नहीं, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जब उसने किसी तथ्य को जाना है, उसका बोध किया है, उसके बारे में जानकारी हासिल की है, तभी वो एक सक्षम साक्षी होगा और न्यायालय के सामने उस तथ्य का वर्णन बतौर साक्ष्य कर सकेगा। अब ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है आप देख लें। एक तो आपका आँख है, जिसके माध्यम से आप किसी घटना को, किसी वस्तु को, किसी दृश्य को देखते हैं। दूसरी इंद्री है आपकी महत्वपूर्ण कान, जिसके माध्यम से आप ऐसी कोई घटना घटित होती है जो सुन सकने लायक है, जैसे किसी बम का विस्फोट, तो आप उसको अपने कान से सुनते हैं। तीसरा है आपकी जीभ, जिसके माध्यम से आप नाना प्रकार के स्वाद का रसास्वादन करते हैं। अब बता सकते हैं कि अमुक खाना मीठा है, कड़वा है, किस प्रकार का है। आपकी जो नासिका है, नाक है, उसके माध्यम से आप सूंघने का काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि अमुक चीज़ को मैंने स्वयं अपनी नाक से सूंघ के देखा था। और उसी प्रकार से आपकी जो त्वचा है, वो भी एक इंद्री है, और उस त्वचा के स्पर्श के माध्यम से आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि वो गर्म थी, ठंडी थी, और भी जो त्वचा के माध्यम से जो भी आप एहसास कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप अपने साक्ष्य में ला सकते हैं कि वो सब आपने अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बोध किया है। जहाँ पर आप दूसरों के ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से कुछ चीज़ों को की जानकारी पाते हैं, वो साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात की श्रेणी में आता है। और सुनी सुनाई बात को हम लोग बोलते हैं हियर से एविडेंस, यानी अनुश्रुत साक्ष्य। और अनुश्रुत साक्ष्य जो है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है कि जब आप किसी बात को सुनते हैं जिसको आपने खुद अपने कान से नहीं सुना, दूसरे ने आपको बताया, उसको सुन रहे हैं आप। मूल घटना यदि घटित हुई, उसमें कुछ सुनने लायक चीज़ थी, जैसे गाली गलौज हुआ, बम विस्फोट हुआ, इसको आपने खुद नहीं सुना, किसी दूसरे ने सुना, उसने आपको बताया, उसको आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं बतौर साक्षी, बतौर साक्ष्य। तो उसमें खतरा इस बात का रहता है कि जब आपने उसको सुना, आपने अपने मानसिक स्थिति में उसको स्वीकार किया, तब आप बहुत सी चीज़ों को उसमें अपनी ओर से भी जोड़ सकते हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप उसमें से घटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सुनी सुनाई बात का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, वो अनुश्रुत साक्ष्य है, हियर से एविडेंस है। साक्ष्य के जो 3 मूलभूत नियम हैं कि कभी भी अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, केवल सुसंगत और विवादग्रस्त तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाना चाहिए। और तीसरा, सर्वोत्तम, हमेशा न्यायालय के सामने सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस must be submitted before the honorable court. Only best evidence. अब यहाँ पर बेस्ट एविडेंस का मतलब क्या होगा कि साक्ष्य अच्छा है, सर्वोत्तम है कि नहीं है, उसका निर्धारण इससे होता है उसमें कितनी प्रमाणक शक्ति है, वो कितने अच्छे तरीके से किसी अन्य तथ्य को प्रमाणित कर सकता है, ये उसकी सर्वोत्तमता की पहचान है। ये 3 मूलभूत, these are golden rule of the evidence, that the hearsay evidence must not be allowed. Number 2, only relevant fact and fact in issues are allowed as evidence. Number 3, the best evidence must be brought before the honorable court. These are 3 golden rule of the evidence. अब ये हुआ आपने मौखिक साक्ष्य बारे में जाना, और वैसे ही दस्तावेजी साक्ष्य, ऐसा आपको मैंने निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य में आजकल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में। अब महत्वपूर्ण चर्चा पर आए, वो है अप्रत्यक्ष साक्ष्य। अप्रत्यक्ष साक्ष्य का मतलब होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो किस प्रकार के एविडेंस है? तो इस संबंध में
मैं आपसे निवेदन करूं कि आप एक अपकृत्य विधि में एक सिद्धांत है, थोड़ा सा आपकी मदद करेगा ये। उस अपकृत्य विधि पर आपने पढ़ा हो तो, न पढ़ा हो तो थोड़ा पढ़ के देखें। उसमें एक सूत्र है रेस इप्सा लोक्विटर, जिसका मतलब होता है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। यही सिद्धांत हमारे साक्ष्य विधि में भी स्वीकार किया गया है कि घटनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, न तो अपराधी का न तो साक्षी का, और घटनाएं जो हैं वो स्वयं प्रमाणित करती हैं कि क्या घटित हुआ है और किसने उसको घटित किया होगा। बस उसको पहचानने के लिए आंखें होनी चाहिए, उसको पहचानने के लिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यदि आप में वो ताकत है, अभियोजन और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास यदि वो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है, तो निश्चित रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी किसी अभियुक्त को दंडित करने के लिए पर्याप्त बल रखते हैं। आप एक बात को स्वीकार करेंगे कि जब अपराधी योजना बना करके किसी अपराध को अंजाम देता है तो निश्चित रूप से वो कोई सूत्र अपनी ओर से, कोई सबूत अपनी ओर से नहीं छोड़ता। योजना इसीलिए बनाई जाती है कि योजना फुल प्रूफ हो और अपराध घटित होने के बाद कहीं पर से पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य न मिले, न तो कोई चश्मदीद गवाह मिले, न कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो, और न ही और अन्य कोई प्रकार का कोई वस्तु, कोई भौतिक वस्तु साक्ष्य रूप में वहां पर से मिले, ताकि अपराधी के ऊपर कानून का शिकंजा कस सके। ये कोशिश हर अपराधी की होती है, जो आदतन अपराधी होते हैं या जो लोग योजना बना करके अपराध कारित करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, प्रोसिक्यूशन को न तो कोई चश्मदीद गवाह मिलता, न कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होता, और न ही किसी प्रकार का कोई भौतिक साक्ष्य भी कभी कभी उपलब्ध होता है। तो सिर्फ बच जाती हैं परिस्थितियां। अब उन परिस्थितियों का अध्ययन करके आपको अभियुक्त को दंडित कराना है, न्यायालय को न्याय करने में मदद करनी है, न्यायालय को सत्य का अन्वेषण करने के में मदद करनी है। अब ये परिस्थितियां कहाँ से शुरू होती हैं? परिस्थितिजन्य जो घटनाएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? वो शुरू होती है जहाँ पर घटना घटित होती है वहां से, और वो जाकर के खत्म होती है अभियुक्त के पास। अब ये सारी घटनाएं कड़ी के रूप में, जंजीर के रूप में होती है। उन कड़ियों को मिला करके आपको एक जंजीर बनानी है और उसी जंजीर के माध्यम से आप अभियुक्त तक पहुंचेंगे। परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां घटना घटित हुई, जहां अपराध कारित हुआ, वहां से उन परिस्थितियां प्रारंभ होती है, घटनाएं, तथ्य वहीं से प्रारंभ होते हैं, और वो जब आप उनको इकट्ठे करते जाएंगे, उनको आपस में जोड़ते जाएंगे, एक जंजीर बनती जाएगी, और ये जंजीर जाके खत्म होगी सीधे अभियुक्त के पास। और उसका ये निष्कर्ष निकलेगा, तो परिस्थितियां चीख चीख के कहेंगे कि देखिए साहब, इसके अलावा और किसी ने ये अपराध नहीं किया है। बस एक ध्यान उसमें बात, एक ध्यान की रखनी, एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि एक भी कड़ी उस जंजीर की यदि अभियुक्त के पक्ष में टूट जाती है तो आपका पूरा प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है पूरा बिखर जाएगा और उसका सारा लाभ अभियुक्त को मिलेगा, आप उसे दंडित नहीं करा पाएंगे। इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी जोड़ते समय बहुत सावधानी से, बहुत विवेक से और बहुत बुद्धिमत्ता से काम किया जाना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मामले आपको मिलेंगे, इसमें इसकी व्याख्या माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने की है, उच्चतम न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने की है। लेकिन समझने के लिए आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि एक महिला के ऊपर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की की हत्या की। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और भी कोई भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन कुछ तथ्य जो है इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के ध्यान में आए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उसमें पहली बात ये थी कि आखिरी बार उस महिला अभियुक्त के साथ में
मृतक लड़की को जाते हुए देखा गया था। उसके बाद अभियुक्त महिला अकेले वापस आई। अभियुक्त महिला के कपड़ों में खून के निशान थे। अभियुक्त महिला के घर से उस नाबालिग मृतक लड़की के पैरों में और हाथ में पहने हुए कुछ चांदी के जेवर बरामद हुए। ये जहां पर घटना घटित हुई थी वहां पर उसी नाबालिग लड़की के चूड़ियों के टुकड़े और चप्पल, टूटा हुआ चप्पल भी मिला। अब ये सारे तथ्य कड़ी के रूप में घटना स्थल से लेकर के और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को आखिरी निष्कर्ष तक पहुंचने के दौरान मिले। इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि सिवाय इस महिला अभियुक्त के अलावा और किसी ने ये अपराध कारित नहीं किया। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अब इसे मान लो कोई भी एक कड़ी उस महिला के फेवर में जाती है, उस अभियुक्ता के फेवर में जाती है, तो आपकी वो कड़ी वहीं पे जैसी वो कड़ी टूटी आपकी जंजीर टूट जाएगी और आपका जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वो किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचने में मदद नहीं करेगा। तो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य। जैसे एक उदाहरण और कि एक मेले में दो लोग अपने गांव से गए। कई लोगों ने उन दोनों को मेले में जाते देखा। मेले के होटल में वो लोग कुछ भजिया समोसा भी खा रहे थे। शाम तक कई लोगों ने उन दोनों को मेले में घूमते हुए देखा, लेकिन शाम के समय घर आते समय केवल एक आदमी घर पहुंचा, दूसरा आदमी नहीं मिला। 3 दिन के बाद उसकी लाश जंगल में सड़ी गली मतलब अच्छत विछत अवस्था में पाई गई। अब देखिए यहाँ पर परिस्थितियां, कोई चश्मदीद गवाह नहीं और कोई भी किस्म का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियां ये कह रही थी कि जो व्यक्ति अंतिम बार उसके साथ देखा गया बाजार मेले में जाते समय, मेले में घूमते समय और मेले के समाप्त होने के समय भी वो लोग एक साथ देखे गए। तो चलिए आप इस बात को स्वीकार करें ना करें कि उसी ने हत्या की, लेकिन इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये तथ्य परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही है कि जो आदमी जिंदा लौट करके आया वो आखिरी बार उसके साथ था, वो जरूर या तो उसने हत्या की है या उसको उस हत्या के अपराध के बारे में कोई ठोस जानकारी है। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। इसके परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में मेरे पे प्रोफेसर साहब जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर साहब एक शेर सुनाते थे कि करीब है या तो रोज एक महाशर, छुपेगा खुशियों का खून क्यों कर, जो चुप रहेंगे जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये शेर निश्चित रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की व्याख्या करता है, ऐसा मैं मानता हूं। आगे चलें। हमने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में चर्चा की, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में चर्चा की, मौखिक साक्ष्य के बारे में आपको बताया। कुछ एक और साक्ष्य हैं जिन पर भी अपन चर्चा कर लें। हालांकि धारा 3 में थोड़े से 2 ही प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा की गई है, प्रत्यक्ष साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य, है ना, जिसको अपन प्रत्यक्ष साक्ष्य बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष साक्ष्य के बारे में मैंने आपको अभी इसमें बताया परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में। कुछ साक्ष्य और हैं जैसे भौतिक साक्ष्य, वास्तविक, जिसको रियल एविडेंस बोलते हैं, जो भौतिक रूप से होते हैं, जैसे किसी आपराधिक प्रकरण में इस्तेमाल किए गए औजार, हथियार, खून आलूदा कपड़े, है ना, ये सारी चीज़ें भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होती हैं। और चूंकि इनका हालांकि ये दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये वास्तविक साक्ष्य हैं। हालांकि धारा 3 में इनको स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन धारा 3 के अंतर्गत जो साबित शब्द है, प्रूफ, जब उसको आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि ये सारे जो साक्ष्य हैं वो भी साक्ष्य परिभाषा में शामिल हैं। जैसे शिनाख्ती परेड में शिनाख्त की ये चीज़ें। उसके अलावा आगे अपन चल के आगे पढ़ेंगे, धारा 24 से लेकर के 30 तक में जो स्वीकृतियाँ और समस्वीकृतियाँ हैं, एडमिशन एंड कन्फेशंस, दे आर आल्सो एविडेंस, और ये भी रिलेवेंट हैं और इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अपन साक्ष्य की परिभाषा को संकीर्ण अर्थ में न लेकर के इसे विस्तृत रूप में ग्रहण करें। इसके आगे मेरा निवेदन ये है आपसे कि जब भी आप साक्ष्य अधिनियम को पढ़ें, उनके तकनीकी जो शब्द हैं उन शब्दों पर बिल्कुल गौर फरमाएं कि उन शब्दों का क्या सही अर्थ है। जब तक आप उनके सही अर्थों को नहीं जानेंगे तब तक के बहुत मुश्किल होगा कि हम साक्ष्य अधिनियम की आत्मा को ग्रहण कर सकें, उसके सही
उसकी जो सही चेतना है उसको हम पा सकें, ये किसी भी अधिनियम, चाहे साक्ष्य अधिनियम नहीं है, इंडियन पिनल कोड हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इसलिए हर एक्ट की शुरुआत में एक डेफिनेशन क्लाज होता है, एक इंटरप्रिटेशन क्लाज होता है, जिसमें उन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की जाती है जिन शब्दों का इस्तेमाल उस अधिनियम के अंतर्गत जहाँ तहाँ किया गया है। इसमें आपको इसी प्रकार के साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे शब्द मिलेंगे। पिछले चर्चा के दौरान मैंने आपको बताया था साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये साक्ष्य के बारे में मैंने आज आपको बताया। आगे चल करके अपन बहुत सारे ऐसे शब्दों से हम वाकिफ होंगे जो शब्द सामान्य बोलचाल की भाषा में आप उपयोग में नहीं लाते। तो ऐसे शब्दों का जो अर्थ है आपको परीक्षा के दौरान, साक्षात्कार के दौरान सही अर्थ बताना है। जब आप सही अर्थ बताएंगे तभी लगेगा कि आपने उसका सही अध्ययन किया है और तभी उस कानून का, उस चैप्टर का सही अर्थ निकलेगा। अब आगे चल के हमें चर्चा जो शुरू करनी है वो रिलेवेंसी पे शुरू करनी है, और रिलेवेंसी शुरू होती है धारा 5 से लेकर के धारा 55 तक। धारा 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ विवादग्रस्त तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि विसंगत तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इररिलेवेंट फैक्ट्स शैल नॉट बी अलाउड एज एन एविडेंस। अब सुसंगत और असंगत, सुसंगत क्या है और विवादग्रस्त तथ्य क्या है, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इसलिए अगले हमारी आपकी जो मुलाकात होगी उसमें हम धारा 5 के अलावा धारा 6 और 7 पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि धारा 6 और 7 जो दोनों हैं उसका इसलिए ज़्यादा महत्व है कि धारा 6 रेस जेस्टे या रेस जेस्टाई, कुछ लोग उसको रेस जेस्टाई कहते हैं, तो रेस जेस्टे या एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण जो कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं उसके बारे में है। और जो धारा 7 है वो ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाती है जो विवादग्रस्त तथ्य को उत्पन्न होने के लिए अवसर प्रदान करने वाले होते हैं, या विवादग्रस्त तथ्य के कारण के रूप में होते हैं, या विवादग्रस्त तथ्य के परिणाम के रूप में होते हैं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात में हम धारा 6 और 7 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने मुझे सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।